नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। पहली बात तो ये है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2024 नेट जेआरएफ के लिए। और अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आपको यहाँ पे बेहद गहराई के संग कंप्लीट पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस चैनल पे आपको प्रत्येक रविवार को प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी और प्रत्येक प्रश्नोत्तरी में लगभग 100 प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा। तीसरी बात यह है कि आपको यहाँ पे प्रत्येक शनिवार को रिवीजन क्लासेस करवाई जाएंगी और अगर आप चाहेंगे तो आपको पीडीएफ वगैरह भी सब उपलब्ध करवाया जाएगा। विशेष बात यह है कि ये सारी चीज़ें आपको एकदम निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम ये करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरे संग जुड़ जाना है। बाकी आगे की सारी जिम्मेदारी मेरी है। आपको बस एक छोटा सा जो काम मैंने बताया है, चैनल को सब्सक्राइब करने वाला करना है। अब हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास को, और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे थे भारतेंदु युग को, और भारतेंदु युग में हम लोग पढ़ रहे थे भारतेंदु युगीन कवियों को। उसी श्रृंखला में हम लोग आज सबसे पहले मतलब नंबर 1 पे पढ़ने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट को। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। एक बार आपका पुनः स्वागत है और बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनकी जन्म की। तो इनका जन्म 23 जून 1844 में हुआ था और इनका निधन 1914 में हुआ था और तारीख थी 20 जुलाई की। दो बातें हो गई, जन्म 1844, निधन 1914। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज था और पिताजी का नाम था पंडित बेड़ी प्रसाद। तो ये इनके बारे में परिचयात्मक बातें हो गई। इनको हिंदी का मोंटेन कहा जाता है और इनको हिंदी का स्टील भी कहा जाता है, और ये दोनों उपनाम रामचंद्र शुक्ल के दिए हुए हैं। ये दोनों उपनाम रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिए हुए हैं। रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनको हिंदी का मोंटेन और हिंदी का स्टील कहते हैं। ये भारतेंदु मंडल के लेखकों में आयु के आधार पर सबसे वरिष्ठ लेखक थे। यानी जो भारतेंदु का जो पूरा मंडल था उसमें आयु के आधार पर बालकृष्ण भट्ट सबसे बड़े कवि थे, सबसे वरिष्ठ कवि थे। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें से पहली है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के बारे में हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोगों को ये याद रखनी है कि हिंदी प्रदीप का संपादन कब हुआ। तो हिंदी प्रदीप का संपादन हुआ 1877 ईस्वी में, और ये मासिक पत्रिका थी और इसका संपादन भट्ट जी ने इलाहाबाद से किया था। चूंकि इलाहाबाद के ही रहने वाले थे तो इलाहाबाद से ही इस पत्रिका का ये संपादन करते थे, और ये बहुत लंबे समय तक पत्रिका चली। या आप ये कह सकते हैं कि ये हरिश्चंद्र की जो पहली पत्रिका थी, आप ये मान के चलते हैं कि लगभग हरिश्चंद्र मैगजीन से, आप मान लीजिए हरिश्चंद्र मैगजीन से लगा के सरस्वती के प्रकाशन तक ये पत्रिका लगभग 33 वर्षों तक ये पत्रिका निकलती रही। और इस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर जो लाइन छपी रहती थी ये भी आपको जान लेनी आवश्यक है। लाइन क्या थी? शुभ सरस देश स्नेह पूरित, प्रकट हुए आनंद भरे। तो ये बात हो गई हिंदी प्रदीप की। दूसरी जो इनकी पत्रिका थी जिनका इन्होंने संपादन किया वो थी प्रेम पुंज, और इसका संपादन इन्होंने 1879 ईस्वी में किया। हिंदी प्रदीप जहां मासिक पत्रिका थी वहीं ये इनकी पाक्षिक पत्रिका थी। यानी 15 दिन में इस पत्रिका का सिर्फ एक ही अंक निकालता था, और इसका भी संपादन इन्होंने इलाहाबाद से ही किया था। तो ये इनकी 2 पत्रिकाएं हो गई। और अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी बात इनके बारे में। इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को पढ़ लेते हैं। जैसे इन्होंने अपने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा है। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको तीखी और झुनझुना देने वाली
भाषा में खरी खरी सुना देने वाला कवि कहा है। रामचंद्र शुक्ल इनको हिंदी आलोचना का वास्तविक जनक मानते हैं। इंपॉर्टेंट बात हो गई भैया। और 1881 में इन्होंने चारों वेदों की समीक्षा लिखी थी और 1933 में इन्होंने हिंदी वर्धनी नामक सभा की स्थापना भी की। और ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर वार्ष्णेय पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि हिंदी का प्रथम निबंधकार डॉक्टर वार्ष्णेय किसे मानते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा पंडित बालकृष्ण भट्ट को। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे एक जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, हम लोग इसको देखेंगे। कथन इस प्रकार है कि 1881 के प्रदीप, यानी जो इनकी पत्रिका थी, 1881 के प्रदीप में बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्री निवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना प्रकाशित की। यदि भारतेंदु के निबंध नाटक से हिंदी में सैद्धांतिक आलोचना का सूत्रपात होता है तो सच्ची समालोचना से व्यवहारिक आलोचना का। तो ये जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी का बेहद इंपॉर्टेंट कथन है। आप लोग हो सके तो इसको जो है थोड़ा स्मृति में अपनी पिरोए रहिएगा या फिर इसको याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे आगे, और आगे अब हम लोग बात करेंगे इनके रचना संसार के बारे में, यानी हम लोग अब इनकी रचनाओं को पढ़ना शुरू करेंगे। और रचनाओं में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इनके उपन्यासों को। तो इनका जो पहला उपन्यास है रहस्य कथा, कब है ये? 1879 ईस्वी में है। दूसरा इनका उपन्यास है वो है 100 अजान एक सुजान, 1892 में है। दोनों याद कर लीजिए, पहला है रहस्य कथा 1879 और दूसरा है 100 अजान एक सुजान 1892। परीक्षा की दृष्टि से इनके उपन्यास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला इनका उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी 1886 में, जो कि इनका अपूर्ण उपन्यास है, यानी भट्ट जी इसको पूरा नहीं कर सके थे। उसके बाद इनका एक उपन्यास है सद्भाव का अभाव, ये भी इनका अधूरा उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी का जो है आरंभिक प्रकाशन हिंदी प्रदीप के अंकों में क्रमशः हुआ था, लेकिन सारे अंकों का प्रकाशन नहीं हुआ था, इसीलिए ये इनका अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। नूतन ब्रह्मचारी का जो नायक है वो विनायक है, ये याद रखिएगा। विनायक, अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि विनायक किस नाटक का पात्र है, तो बालकृष्ण भट्ट के नूतन ब्रह्मचारी का पात्र है। और उपन्यास में ये डाकुओं का हृदय परिवर्तन कराता है, इस प्रकार की कुछ कहानी उपन्यास में है। इसके अलावा इनके कुछ और उपन्यास हैं, उनमें से हो जाएगा उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और गुप्त बैरी, और ये सारे के सारे उपन्यास इनके अपूर्ण हैं। तो सिर्फ 2 ही उपन्यास इनके पूर्ण हैं, जिनमें से रहस्य कथा है और 100 अजान एक सुजान है। बाकी शेष इनके सारे उपन्यास अपूर्ण ही हैं। तो इतनी बात हो गई। बढ़ते हैं आगे और इनकी काव्य रचनाओं को देख लेते हैं। तो इनकी काव्य रचना में एक है कलिराज की सभा और एक है बाल विवाह, और इन दोनों रचनाओं को गद्य काव्य की संज्ञा दी जाती है। इन दोनों रचनाओं को गद्य काव्य की संज्ञा दी जाती है। इनके निबंध संग्रह हैं भट्ट निबंध माला और साहित्य सुमन। ये जो है इनके काव्य रचनाएं हो गई और निबंध संग्रह हो गए। अब बात कर ली जाए इनके नाटकों की, तो इनका नाटक पद्मावती है, जैसा काम वैसा परिणाम इनका 1877 में, और ये जो है प्रहसन श्रेणी का नाटक है। उसके बाद नई रोशनी का विष 1884 में है। नल दमयंती स्वयंवर 1895 में है। आचार विडंबन 1899 में है। खास क्या है इसके बारे में कि ये प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। वेणु संहार 1909 में है। चंद्रसेन है, फिर रेल का विकट खेल इनका जो है प्रहसन है, और कलिराज की सभा भी क्या है इनका प्रहसन है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले कवि के बारे में, और वो है लाला श्रीनिवास दास। तो लाला श्रीनिवास दास की बात कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1851 में, निधन हुआ था 1887 में। मथुरा में पैदा भये थे, प्रदेश था उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा ये जो है इनका जन्म स्थान हो जाएगा। सदा दर्श नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, और ये जो है साप्ताहिक पत्रिका थी। ये जो है साप्ताहिक
पत्रिका थी और 1774 से जो है इसका संपादन इन्होंने किया था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। सदाधर्ष पत्रिका का संपादक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, और ये साप्ताहिक पत्रिका है। अब हम लोग बात करेंगे इनके जो है रचना संसार के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके नाटक। तो इनका पहला नाटक है तप्ता संवरण, और 11 दृश्य का ये नाटक है, इनका पहला नाटक है। और सबसे पहले ये 1874 में हरिश्चंद्र की पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन में प्रकाशित हुआ था, और 1883 में ये एक पुस्तक के रूप में आता है। उसके बाद इनका दूसरा नाटक 1885 में प्रहलाद चरित्र है, और ये जो है 11 दृश्यों का इनका एक बड़ा नाटक है। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो इनके निधन के बाद में हुआ था। तो दो नाटक हो गए, तप्ता संवरण और प्रहलाद चरित्र। अब हम बात करेंगे आगे। आगे इनका जो नाटक है वो रणधीर प्रेम मोहिनी है, और इसको जो है हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन है, तो वो रणधीर प्रेम मोहिनी है। प्रकाशन वर्ष इनका था 1878, और ये जो है 10 दृश्यों का नाटक था। उसके बाद अगला इनका नाटक है संयोगिता स्वयंवर। प्रकाशन वर्ष इसका है 1879, और इसमें जो है 8 दृश्य थे। उसके बाद हम बात करेंगे इनके उपन्यास परीक्षा गुरु के बारे में। तो परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 25 नवंबर 1882, और इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जो है हिंदी का पहला उपन्यास है। ये बात समझ में आई। और इस उपन्यास के बारे में बच्चन सिंह का एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कथन है। बच्चन सिंह कहते हैं कि इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें नव जागरण की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो कथन ये है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, अच्छा कथन है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें नव जागरण की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग आगे। इस उपन्यास में नए ढंग की खेती, अब उपन्यास में क्या क्या है ये समझ लेते हैं। इस उपन्यास में नए ढंग की खेती, कल कारखानों की उन्नति पर बल दिया गया है, और अंग्रेजी नकल को निषिद्ध ठहराया गया है, और देसी भाषा की शिक्षा पे जोर दिया गया है इस उपन्यास में। और बच्चन सिंह एक जगह और कहते हैं कि ये जो प्रेमचंद का आदर्शवादी यथार्थवाद है वो जो है गंगा की गोमुख यही है। यानी जो है प्रेमचंद का जो आदर्शवादी यथार्थवाद है ये जो है ये परीक्षा गुरु से ही निकलता है। ये जो है बच्चन सिंह का कथन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी अंबिका दत्त व्यास की। तो इनका जन्म हुआ था 1858 में, और 1900 में इनकी देह गुजर गई, यानी इनका देहांत हो गया। जन्म स्थान क्या था? जयपुर, राजस्थान। पिता का नाम था दुर्गा प्रसाद। अब हम लोग बात करेंगे इनके उपन्यासों के बारे, इनके उपनामों के बारे में। तो इनको जो है शतावधान कहा जाता है, इनको अभिनव बाणभट्ट कहा जाता है, इनका एक नाम सुकवि भी है। और सुकवि इनको किसने कहा है? तो सुकवि इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो इनका जो है जन्म एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जन्म 1858, देहांत 1900, जन्म स्थान जयपुर, पिताजी का नाम दुर्गा दत्त, उपनाम शतावधान, अभिनव बाणभट्ट और सुकवि। इतनी बात हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। इनके जो है काव्य संकलनों के विषय में बात कर लेते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी हैं। पहला काव्य संकलन इनका है पावस पचासा, जो कि है 1886 में, और इसमें जो है 50 कवित्त सवैये छंद के रूप में संकलित हैं। कवित्त छंद है और सवैया छंद है, दोनों की कुल संख्या कितनी है? 50 है। उसके बाद इनकी अगला जो काव्य संग्रह है वो है सुकवि सतसई, और ये है 1887 में। फिर हो होरी है 1891 में, और ये इनकी एक व्यंग्य रचना है। उसके बाद समस्या पूर्ति इनका एक काव्य संकलन है, और उसके बाद कौतुक पचासा इनका काव्य संकलन है। बिहारी बिहार, ये जो है बिहारी सतसई की टीका है। ये जो बिहारी दास की है बिहारी सतसई, सतसई पे खूब सारी धूमधाम से टीकाएं लिखी गई। उनमें से एक टीका ये भी है, और इसमें जो है इन्होंने
कुंडलिया छंद में जो है भावों का विस्तार किया है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बिहारी बिहार जो है इनके द्वारा बिहारी सतसई पे टीका लिखी गई और किस छंद में लिखी गई, तो कुंडलिया छंद में लिखी गई। अब हम बात करेंगे इनके खंड काव्य की। तो कंस वध इनका खंड काव्य है जो कि अपूर्ण भी है। नाटक इनका ललित है 1884 में। आलोचनात्मक रचनाएं इनका जो है, इनकी आलोचनात्मक रचनाएं अवतार मीमांसा, गद्य काव्य मीमांसा, और पत्रिकाएं इनकी है वैष्णव पत्रिका और पीयूष पत्रिका। कुछ नहीं याद रखने वाला है इसमें, खाली पढ़ाने के लिए आपको जो है पढ़ा दिया गया। तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको क्लास